नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए रिपोर्ट। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। मोरहाबादी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। इंडी गठबंधन विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। नई सरकार के गठन तक राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए रखा। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को विधायकों की सूची सौंपी और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। सीएम ने कहा कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले के विधायक मौजूद रहे। बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। जनता को तो बधाई देना चाहेंगे और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जीत हम लोगों को दिलाई है जनता, और जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और वर्तमान सरकार की नीतियों से जनता सहमत है और इसीलिए जनता ने इतना बहुमत दिया इस बार। इंडी गठबंधन के विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के प्रमुख नेताओं के साथ हेमंत सोरेन ने बैठक की। बैठक में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर, आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जेपी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो प्रचंड बहुमत के साथ इंडी गठबंधन इस बार फिर सरकार बनाने जा रही है। 56 सीटों पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हुई है। आज हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और राज्यपाल की ओर से कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करने का निर्देश दिया गया है। नई सरकार गठन करने को लेकर दावा भी पेश किया गया है और बड़ी खबर यह है कि 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मंत्री परिषद में कौन शामिल होगा, इसको लेकर भी बातचीत होने लगी है। चूंकि इस बार 5 मंत्री नहीं होंगे, जो 5 पुराने मंत्री थे वो नहीं होंगे, नए चेहरे होंगे, लेकिन इस बार मंत्री पद किस आधार पर मिलेगा? क्या लॉयल्टी के आधार पर मिलेगा? क्या वोटों के मार्जिन के आधार पर मिलेगा? या फिर बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने वाले प्रत्याशियों को मिलेगा? कई सवाल जवाब इस पर हो रहे हैं। बीजेपी की हार हुई है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। आजसू अपने पार्टी के भीतर बातचीत कर रही है, चूंकि इस बार की हार आजसू पार्टी के लिए बहुत बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक की बात कर ले, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो, अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से खुश है। हम बातचीत करेंगे आज के इस चुनावी बहस में, आज के इस
पूरे डिबेट में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले 2-4 दिनों के भीतर क्या कुछ होने वाला है, किन किन लोगों को मौका मिल सकता है। वहीं अगर हम विपक्ष में बैठे बीजेपी और आजसू से बातचीत करेंगे तो पूछेंगे कि आखिरकार कहां चूक रह गई, किन मुद्दों को आप छू नहीं पाए, जनता तक अपने मुद्दों को क्यों नहीं पहुंचा पाए। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ परवाज खान जी आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सुनील जी न्यूज 11 भारत में। और भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते भारतीय जनता पार्टी का, बहुत बड़ी हार हुई है। झारखंड के इतिहास में इतनी कमजोर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही थी। हालांकि देखिए, हार जीत लगा रहता है और निश्चित तौर पर बीजेपी मंथन कर रही है। 30 नवंबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है। क्या लगता है बीजेपी के अंदर क्या बातें हो रही हैं, किन मुद्दों को आप जनता के बीच पहुंचा नहीं पाए। आपने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, सीए लागू करने की बात की, एनआरसी लागू करने की बात की आप लोगों ने। क्या ये मुद्दा रहा जो जनता को समझ में नहीं आया? क्या 1000 रुपए जो मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में क्रेडिट हुई, ये भारी पड़ गया भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दों पर? देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं, मैं इसमें कुछ प्रतिशत बातों पे मैं सहमत हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है जी, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हमारा जो वोट बैंक है और हमारे समर्थक जो हैं, उस वोट बैंक में कमी नहीं आई है। विगत विधानसभा चुनाव में 34% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे लगभग। इस चुनाव में भी 33% हैं, 33.5 यानी 1-8% के उलटफेर हुए हैं। लेकिन जिस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकारती है जी। और हमारी बहुत बड़ी चूक कहीं ना कहीं तो हुई है। तो ये अप्रत्याशित जीत जो हुई है इंडिया अलायंस की, उसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। जी बिल्कुल, बताएं, विस्तार से बताएं। देखिए, हमारे मुद्दे सही थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के वह मुद्दे आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और उन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे 5 साल की लड़ाई लड़ेगी। हमारे मुद्दे क्या थे? हमारे मुद्दे थे युवाओं को रोजगार, बाहरी युवाओं को जो नौकरी दिया जा रहा है बिना नीति बनाए। हमने नीति बना के नौकरियां दी, नीति बना करके रोजगार बांटे। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? बिना नीति बनाए नौकरियां बांट दी। हुंकार और दंभ क्या भर रही थी ये सरकार कि हम 32 के आधारित 1932 आधारित खतियानी नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नौकरियां बांटेंगे। और हमारी सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी, उन नीति को निरस्त करके इन्होंने बिना नीति बनाए बांटी। उस मुद्दे पे आज भी भारतीय जनता पार्टी कायम है, आगे भी रहेगी। दूसरे मुद्दे थे महिलाओं को सम्मान की बात। आज इतने 75 वर्षों के बाद भी महिलाओं को देश भर में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिली थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नारी शक्ति अधिनियम ला करके महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। और पंचायती अधिनियम के तहत भी पंचायत चुनाव में भी महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया था। और जहां तक बाकी योजनाओं की बात थी, बाकी योजनाएं हम लक्ष्मी लाडली योजना, कई सारी योजनाएं हम यहाँ पे चला चुके थे, हमारी सरकार में थी ही वो सारी चीजें। पोषण सखी जो आज सरकार दम भरती है वो हमारे हैं, पोषण सखी मंडल ये हमारे सरकार की देन है। लखपति दीदियां बनाने की काम भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार वाली काम कर रही है। हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कोई चीजें नहीं छोड़ी। हमने जब भी आयोग गठन करना हो, कुछ भी हो, राष्ट्रीय महिला आयोग हो चाहे यहाँ पर हो, हमने महिला आयोग का गठन किया और उस क्षेत्र में समग्र काम करने का प्रयास किया। लेकिन इस सरकार ने नहीं किया, उसके लिए हमने किया। दूसरी बात थी हमारी भ्रष्टाचार की लड़ाई। ये भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी लड़ाई होती है, हम उस पर कायम रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी भारतीय जनता पार्टी कायम है। और उस आंदोलन के तहत जो भी हुआ आप देख रहे हैं। आज जमानत पे ही सरकार चल रही थी, आज इस्तीफा दे दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कल फिर 28 को शायद लेंगे और शपथ ग्रहण लेंगे, ठीक है, लेकिन किन संकल्पों के साथ वो लेंगे ये उन्हें तय करनी चाहिए। दूसरी बात, घुसपैठ की जो मामले थे, जो झारखंड में डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा था, आज भी भारतीय जनता पार्टी उस पर कायम है।
और आज भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि यहां की सांस्कृतिक विरासत को और संस्कृति और अस्मिता को खात्मा करने के लिए हेमंत सरकार तय थी और इन्होंने कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के इस राज्य को तहस नहस करने का काम किया और उसी के बदौलत और इस भ्रष्टाचार में लूटे हुए पैसों के बदौलत ही और चोर दरवाजे से ला करके एक योजना को ला करके बिना नीति के बिना कैबिनेट के उसको ला करके आएंगे क्षितिज जी आपको मैया योजना लागू किया गया। अब उसे अब 2500 रुपया कैबिनेट में लाया गया है। अब प्रयास होनी चाहिए, जो योजनाएं थी और बाहरी नौकरियां बांटने की, राजस्थान के युवाओं को अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, उत्तर प्रदेश के दी गई, 70% नौकरियां बाहरियों को दी गई और नहीं तो इस सरकार में दम है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्होंने 5 वर्षों में जो विकास की दम भरने वाली सरकार है, ये एक श्वेत पत्र जारी करके बताए कि इन्होंने क्या किया है। चलिए बिल्कुल। और अपने चुनावी घोषणा पत्र के तहत क्या किया वो तो अलग से करे। और इनकी सरकार का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार में भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगी, क्योंकि अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप में बहुत बड़ी हो गई है जी। अब तो कांग्रेस तो ऐसे ही परजीवी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल तो ऐसे ही झारखंड विरोधी पार्टी रही है प्रारंभ से ही। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं रहता, वो तो उनको तो क्या चाहिए सब जानते हैं। चलिए विपक्ष में यहाँ पर निश्चित तौर पर सवाल उठाएंगे, सवाल उठने लगे हैं शपथ ग्रहण से पहले, सरकार गठन से पहले, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, 1 सीट से 4 सीट पर आना और 5वां सीट कोडरमा में टफ फाइट रहा। आखिरी राउंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीरा यादव चुनाव जीती है। महज 5800 के मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है। इतना बड़ा पदार्पण राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड की सत्ता में 1 सीट से 4 सीट पर आना क्या फैक्टर रहा? क्या हेमंत सोरेन के चेहरे के बदौलत राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों की जीत हुई है या राष्ट्रीय जनता दल का अपना भी कुछ फैक्टर चला है? देखिए, ये सच्चाई है कि हमने चुनाव हेमंत सोरेन जी के पिछली और गठबंधन की सरकार की पिछली कार्यकाल और हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर चुनाव को लड़ा। इस चीज को, ये सच्चाई है, किसी को झुठला नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने, जिस प्रकार से हमारे आला कमान ने हमारे झारखंड के नेताओं पर भरोसा जताया और उन्हें कैंपेन करने का दिया। माननीय तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पे कैंपेन किया, आपने देखा तमाम लोगों ने कैंपेन करके लोगों का ये विश्वास जीता और जीत करके आपने देखा पिछले बार भी हमारी जो हार थी वो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं थी। सारी सीटों पे एक सीट को हटा दिया जाए, इसके बाद बाकी सारी सीटों पर हमारी कम मार्जिन से हारे थे। और लेकिन इस बार जनता ने बहुत प्यार दिया है और उस जनता के उस प्यार को हम लोग सम्मान करते हैं और आगे हमारे जहां जहां से विधायक जीते हुए हैं सबके लिए वहां का विकास करेंगे और उनकी बातों को सदन के पटल पर रखेंगे। आयुष जी, दूसरी बात, मुझे आज डिबेट में बड़ा दुख हुआ कि माननीय बीजेपी के हमारे नेता इतनी घटिया तरीके से, मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था लेकिन ये मजबूरी है, इतनी घटिया तरीके से इन्होंने कहा कि पैसा जो है हमारी मैयाओं की योजना, आपने तो पीआईएल दाखिल कर दिया था, कोर्ट ने हमने तो कोर्ट से भी लड़ लिया, कोर्ट में हमने लड़ा कि हाँ मैया सम्मान योजना लोगों को मिलना चाहिए। आप देखिए, आप सोचिए इस चुनाव में महिलाओं की सबसे बड़ी जीत हुई है। आप महिलाओं को देखिए और ये महिलाओं ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि आगे भी जब झारखंड की चुनाव की नीति बनाई जाएगी, जब झारखंड में चुनाव के लिए मैनिफेस्टो बनाया जाएगा तो उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। आप देखिएगा इतनी बड़ी 5% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया और इन्होंने कहा मैया सम्मान योजना को, इन्होंने कहा कि हमने घोटाला करके पैसा ला करके उनको दिया। आपको जनता ने बुरी तरह से नकारा है। मैं इस चीज को नहीं बोलना चाहता था, मैं इस चीज को भी बोलना चाहूंगा कि पिछली 5 वर्षों में आपको इसलिए नकारा गया था क्योंकि आप पिछली 5 वर्षों में एक अच्छा विपक्ष नहीं हो पाए तो एक सत्ता कैसे चला पाएंगे आप लोग? आप पूरे 5 वर्षों तक आप केवल और केवल सरकार को गिराने की कोशिश की है। आपने सरकार को विपक्ष में बैठ करके विपक्ष की भूमिका नहीं निभाया। आपने किसी भी तरह से आपने देखा कि सरकार को गिराने के कितनी, आप बताइए कि हेमंत सोरेन जी को क्या कोर्ट ने क्या दोषी करार कर दिया गया? नहीं किया कोर्ट ने, ना कोर्ट ने दोषी करार किया, ना जनता ने दोषी करार किया। आपको जनता ने दोषी करार किया, इसको मानिए और अपने में मंथन कीजिए, दूसरे पे आरोप मत लगाइए।
मैं तो बिल्कुल। निवेदन करूंगा रमाकांत जी कि आप लोग इस बार इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कम से कम कि जनता ने आपको विपक्ष में बैठा दिया है। मैं चलिए, नहीं बिल्कुल। करना चाहता था इस बात का, बिल्कुल, लेकिन मुझे बिल्कुल। दुख क्षितिज है जी, कि देखिए, कई इन्होंने मुद्दे हैं मैया और सम्मान के लगातार विषय इस में पर से बात होगी, इस पर बात होगी। आपने मुद्दा उठाया है विपक्ष में रहते हुए, किन किन बातों का लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र किया है, इस पर लगातार आप जवाब देते रहे हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, सवाल इस बार भी कई उठेंगे। क्षितिज जी, लौटेंगे आपके पास। आजसू पार्टी का रुख करते हैं, हमारे साथ प्रवास खान जी जुड़े हुए हैं। प्रवास जी, कह सकते हैं आजसू के लिए इससे बुरा दिन नहीं हो सकता, मतलब एक सीट पर जीत, वो भी महज 200 से 231 वोट के मार्जिन से। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मांडू सीट पर जीत दर्ज की है। आपके सुप्रीमो अपना सीट हार गए, आप युवाओं को अपना वोट बैंक कहते हैं, क्या किसी थर्ड पार्टी ने युवा वोट बैंक पर इस बार सेंधमारी कर दी? धन्यवाद आयुष। देखिए, आप जब सार्वजनिक जीवन में हैं जी। और आप जनता के लिए बात करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, और हमें किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि आर्किटेक्ट ऑफ झारखंड में एक माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का भी नाम। नहीं, देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जब अलग झारखंड का आंदोलन चल रहा था उसमें आजसू की अहम भूमिका रही थी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम युवा वोट बैंक पर सवाल एकदम मैं उसी पे आ रहा था। तो जनता ने जो जनादेश दिया उसे सच स्वीकार करते हैं, जनता का हम आभार करते हैं। आयुष, एक बात को यह स्पष्ट है कि आजसू की जो भूमिका हमेशा रही है झारखंड के संकल्प, झारखंड के लिए नव निर्माण के लिए रही है। इसका देखिए, आप जीता जागता उदाहरण है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी जो बोला करते थे कि जिस तरह से इनका जो पिछला 5 साल का जो सरकार रहा, अब नई जनादेश आ गई, अब नई सरकार आएगी, तो 20 नवंबर को आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही कहे थे कि हमें झारखंड का नव निर्माण करना है, समृद्ध झारखंड बनाना है। ये हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी 5 साल पीछे यही राजनीतिक चेतना करते थे, युवाओं की बात करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी जब भ्रम में पड़ जाता है तो विकास हार जाता है। कहीं ना कहीं आदमी भ्रम और धर्म के बीच में रहता है तो विकास हार जाता है, जिसका हम लोगों ने परिणाम देख रहे हैं। ठीक है, हम जनता के मुद्दे पे मुखर हैं, मुखर रहेंगे जी, बिल्कुल। हम, जाहिर सी बात है। आप युवाओं की बात करते हैं आयुष, एक बात आप देखिए, हमारे जो छोटे भाइयों ने जिस तरह से जो लड़ाई लड़े, नया एक पार्टी बना, आप देखिए कि उनका आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। जो पिछला सरकार जब आई थी, बिल्कुल, वो आने के बाद बोली थी कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। नहीं, उनका आंदोलन भाषा आंदोलन से शुरू हुआ। हाँ, भाषा आंदोलन का स्टार्ट हुआ, भाषा आंदोलन से ही आगे बढ़े। जब युवा चले गए तब युवा ही एक ग्रुप बनाए, और उसके बाद जब युवा बने तो युवा में एक चीज होनी चाहिए कि अनुभव की कमी होती है, और युवाओं को किस तरह से दिशा दिया जाता है, उस दिशा में युवा कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं वो भटक गए। क्योंकि जिस तरह से वो पोषित होने लगे सत्ता से, और सत्ता से पोषित होने के कारण था कि आज आजसू के चारों तरफ से एक किलाबंदी कर दिया गया, युवाओं का फौज लगा दिया गया। आज युवा जीते नहीं, क्योंकि उन्हें भी एहसास होगा, उनके युवा में से एक निर्वाचित होके गए हैं, सदन जाएंगे, वो सीखेंगे, सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर युवाओं में थोड़ा सा भी अगर विजन होता तो जिस तरह से आजसू पार्टी को जिस तरह से घेरा गया, जिस तरह से आजसू पार्टी को सत्ता के द्वारा पोषित होने के बाद जिस तरह से घेरा गया, जिसको कमजोर करने की स्थिति लाया गया, आज उनकी आवाज में जो खनक होती वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। क्योंकि जो युवाओं की आवाज, क्योंकि हम लोगों ने जीवंत झारखंड के आंदोलन की लड़ाई लड़े, ये युवा 24 साल का झारखंड बना है, 29 साल का युवा निर्वाचित होके आए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन वो किताबों में पढ़े हैं आंदोलन के बारे, हम तो जीवंत लड़ाई लड़े हैं। लेकिन लड़ाई लड़े हैं तो जाहिर सी बात है, जनता ने जो जनादेश दिया उस जनादेश के साथ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आजसू पार्टी यही जानता है कि झारखंड का विकास हो, झारखंड का नवनिर्माण हो, झारखंड में जो रहे शिक्षा हरियाली की बात हो, हमें सामाजिक समानता की बात की है। इसलिए हमें कोई निराशा नहीं है। जो आपने वर्ड बोला, हम जनता के लिए मुखर हैं और मुखर रहेंगे। रही बात है कि इस तरह का चीज होता है जब आप सत्ता पे होते हैं, क्योंकि जब आपको जनादेश मिलता है और आप जब जाते हैं तो आप एक लॉ मेकर की भूमिका में रहते हैं। आज जनादेश मिला है, लॉ मेकर की भूमिका में है। मैं तो बोलूंगा जो नई सरकार आएगी 28 तारीख के बाद, जो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, शपथ ग्रहण उनकी प्राथमिकता में रहे। युवाओं को जिस तरह से आप
वादा किए हैं उसको आप पूरा करें, जो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जो पिछले 5 साल में अधर पलट की हुई थी उसे पूरा करें, महिलाओं को सम्मान दे, महिलाओं को सशक्तिकरण करें, जो महिला आयोग गठन नहीं हुआ था उसे आप लागू करें। ये सब चीज के लेके मुद्दा से आंसू मुखरता के साथ लड़िए। झारखंड की जनता का जनादेश को हम स्वीकार करते, झारखंड की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। अपने माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ आंसू का एक कार्यकर्ता हर कोई लड़ता है और लड़ते रहेगा। बिल्कुल, देखिए झारखंड के जनादेश को आप स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर झारखंड की जनता भी यही उम्मीद करेगी कि जो वादे सरकार सत्ता पक्ष के पार्टियों की ओर से किए गए हैं वो वादे अगर पूरे नहीं होते या समय पर पूरे नहीं होते हैं तो आपसे भी उम्मीदें हैं, या आजसू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कि सदन के भीतर ये हमारी आवाज बनेंगे, ये सवाल उठाएंगे। निश्चित तौर पर आपने कहा है कि सवाल उठाए जाएंगे। देखिए आने वाला 5 साल बहुत बड़ा 5 साल होने वाला है, क्योंकि इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, सरकार मजबूत है, तो जनता को भी उम्मीद है कि मजबूत काम होंगे। अब रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी का। सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहले इस प्रचंड बहुमत के लिए आपको बहुत बधाई, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी को आपके विरोधी दल जो है, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू पार्टी, कह रही थी कि इंडी गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित होने वाली है। पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन आप लोगों का रहा है, क्या इस बार सत्ता में जब रहेंगे तो मंत्रिपरिषद में विशेष मांग होगा, या फिर जिस तरह से आंकड़े पिछले बार के थे 6-4-1 का वही दोहराने वाला है? सर्वप्रथम तो न्यूज़ 11 को बहुत बहुत बधाई कि आपने झारखंड की जनता को बधाई दिया है। यह मैंडेट जो मिला है 56 सीट जो मिला है, यह झारखंड की जनता का द्वारा मिला है, झारखंड की जनता का सीट है। झारखंड ने अपना 56 जनसेवक चुनने का काम किया है और सत्ता पक्ष इस प्रदेश की जनता ने देने का काम किया है। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर दिया है और विश्वास के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेएमएम और हमारे सीपीआई के साथी सभी ने मिलकर 81 विधानसभा 29,000 समथिंग बूथ पर मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने का काम किया और सभी दल के कार्यकर्ताओं ने वोट को कन्वर्ट कराने का भरपूर प्रयास किया। वह भी एक सफलता का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा आयोजित में आपने प्रश्न किया तो मैं इस झारखंड की जनता को INDIA की ओर से, एक ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक बार पुनः श्री हेमंत सोरेन की सरकार को विश्वास करते हुए हमें सत्ता दिया है, लोकतंत्र में सत्ता देने का काम किया है, जनसेवक के रूप में काम किया है। हम लोग प्रयास करेंगे बेहतर करने का। अब बात आपने प्रश्न किया है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है और पूर्व में जो हमारा चल रहा था 4-1 का, 4 कांग्रेस पार्टी के मंत्री बने थे और 1 आरजेडी से बने थे, तो हम बिल्कुल तटस्थ हैं, इंटैक्ट हैं। हम लोग कहीं भी आपस में कोई विवाद नहीं। जब झारखंड को चलाना है तो विवाद से झारखंड नहीं चलेगा, बिल्कुल कोई भी एक दूसरे के समर्थन से चलेगा और हम उसके लिए बिल्कुल समर्पित हैं और समर्पण भाव से हम काम आगे करेंगे। हमारे भाजपा के साथी बड़ा कड़ा शब्दों में उन्होंने कहा कि बाहरी राजस्थान बाहर नहीं, भारत के ही एक अंग है, भारत राष्ट्र के ही एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और इस राज्य की सुंदरता है, इस राज्य में सभी को रहने का अधिकार है। यह राज्य लोकतंत्र का एक स्वतंत्र राज्य है और एक अच्छा राज्य है, एक अच्छा संदेश देने का काम करता है। तो यही से स्पष्ट होता है कि किस तरह से विरोधाभास है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार क्यों महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, क्यों महिलाओं को मैया योजना दी जा रही है, इसका इन्होंने लगातार विरोध किया। इतना भयभीत थे कि अपनी मुद्दा से भटक गए। भारतीय जनता पार्टी अगर देश में आदरणीय मोदी जी ने कोई काम किया हो, 14 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लिए अगर कोई बेहतर काम किया हो, तो इन्होंने उस बात को जनता के बीच में रखने का काम ही नहीं किया। जनता के बीच इन्होंने गए ही नहीं। तो जब आप बोल रहे हैं तो भाई जनता को, इसका मतलब कि आप जन विरोधी हैं, जनता का विरोधी हैं। जनता ने 56 सीट दिया है, कोई कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम ने सीट नहीं लूट लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस राज्य की जनता ने सत्ता देने का काम किया और सत्ता चुनौती बड़ा होता है, सत्ता साधारण चीज नहीं होता है, एक बहुत बड़ी बोझ होती है।
बोझ नहीं, जिम्मेदारी होती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। INDIN को जो सत्ता मिला है साधारण बात नहीं है। हमारे नेता को गहन मंथन करना होगा। हमारे नेता ने जो वादा किया है, घोषणा पत्र जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमने जो भी वादा किया है उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, उसे पूरा करना होगा इस राज्य के जनता के बीच में हमने वादा करके। लेकिन बात आती है कि हमने जो काम किया, आप रोजगार की बात करते हैं, भाई कौन बोला है इस देश में, किसने इस बात को बोला कि चुनाव जीतने के लिए हमने 15 लाख की बात कही थी, हमने 2 करोड़ की बात कही थी, हमने काला धन लाने की बात कही थी, हमने जुमला कहा था। आप बताइए, अपनी घोषणा पत्र को जुमला कहने वाला भारत के लोकतांत्रिक राष्ट्र में पहली बार ऐसा कोई सरकार है जो अपनी ही घोषणा पत्र को जुमला कहता है, तो उसका हर घोषणा पत्र जुमला होता है। इसीलिए इसको बताने का इस प्रदेश के लोगों ने काम किया है। बात आती है तो लोकतंत्र में मैं अहंकार के साथ नहीं बोल रहा हूं, बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि आपको जनता ने जो बताया, आप आदिवासियत की बात करते हैं, आदिवासी की आप बात करते हैं, आप चंपई सोरेन जी को आए आपकी भारतीय जनता पार्टी में, चंपई सोरेन कितना काम आपके लिए किए, उनका मुख्यमंत्री का तो चेहरा आपने नहीं बनाया, आप किसी आदिवासी को तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। आदरणीय बहुत सी बातें आपने कही, तो कहां हुआ, आपको दिख गया कि क्या है नहीं है। सो आपने लगातार बंटी बबली की नारा दिया, आपने लगातार क्या नारा दिया, आपने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, आपने नारा क्या दिया, आपने नारा दिया डेमोग्राफी का नारा दिया, आपने नारा क्या दिया, आपने घुसपैठियों का नारा दिया। सारा नारा इनका फेल हो गया। इन्होंने रोजगार पर बात नहीं कही, इन्होंने किसानों की 2 लाख करोड़ कर्ज जो माफ करना है देश में उसको उस पर बात नहीं कही। इन्होंने 11 लाख करोड़ अपने 22 मित्रों को माफ कर दिया। कोरोना काल, कोविड काल, आपदा में इनके अडानी अंबानी को अवसर मिला जो दुनिया के सबसे बड़ा धनाढ्य बन गए, धनाढ्य बन गए। भारत में 75% लोग बेरोजगार हो गए, 75% घरेलू उद्योग भारत के बंद हो गए, लोग रोड पर घूम रहे हैं। भारत में आपको पता होना, आयु की जानकारी है आपको, आप तो बड़े पत्रकार हैं कि 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु के शिक्षित रोजगार 37% घूम रहे हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं, ये बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम जीत से बहुत उत्साहित है, नहीं। आपने जो आप 14 वर्षों में कुछ काम ही नहीं किया। आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए इस राज्य में, इंडिया गठबंधन का दिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। इन्होंने बताया कि लालू यादव जी ने इस राज्य का विरोध किया। अरे भाई, इस राज्य का कहां उन्होंने विरोध किया था? आपको कहने में लगता है, आपको मालूम है, हमारे भाई को भी मालूम है कि आपका लोकसभा में ना, लोकसभा में आपका बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में आपका बहुत 2000 में नहीं था जब सरकार बनी थी। आपका जब कांग्रेस पार्टी आरजेडी से मंथन हुआ, बातें हुई, तो स्पष्ट हुआ था कि जब 99 का जो चुनाव है हम जीतेंगे और विधानसभा में झारखंड राज्य की जो मांगे हैं वह बिल हम लाएंगे और पास करके केंद्र में भेज देंगे। पोस्ट चुनाव को लेकर, पोस्ट चुनाव मैंने इसलिए कहा कि कोई भी एक इवेंट खत्म होता है तो उस पर आकलन किया जाता है कि कहां कमियां रह गई, किस क्षेत्र में हमने अच्छा किया। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर मंथन कर रही है, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है और जिन मुद्दों को उठाया गया था क्या वो जनता के बीच पहुंच पाया, या फिर जिन मुद्दों को लेकर हमने जनता से बातचीत की क्या जनता ने उन मुद्दों पर भरोसा जताया। आज की बातचीत इसी पर, आज का बहस इस पर ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। जब मैया सम्मान योजना इंट्रोड्यूस किया गया सरकार की ओर से, तब सवाल उठाया गया आप लोगों की ओर से। आप लोगों ने तब भी कहा कि मैया सम्मान योजना से हमें परेशानी नहीं है, समय से परेशानी है। फिर आपने गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया, महिलाओं को 2100 रुपए आप कहे थे हमारी सरकार बनी तो देंगे। फिर कैबिनेट से पारित होता है 2500 रुपया दिया जाएगा मैया सम्मान योजना राशि के, मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने घोषणा पत्र में उस 2500 रुपए का कोई जवाब नहीं था। क्या ये भारी पड़ गया भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आप तो पहले मैया सम्मान योजना पे ही जरा सा चर्चा कर लूँ, उसके बाद हमारे जो कांग्रेस के और आरजेडी के प्रवक्ता अद्वैय ने जो कहा है उनकी चर्चा करूँ मैं। देखिए, निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकारता हूँ कि इनका जो इंद्रजाल जो फेंका गया अंत समय में, वो भ्रमजाल में बदलने के लिए, बहने के लिए काफ़ी हो गया। और इन्होंने, देखिए, उससे भारतीय जनता पार्टी को एतराज़ नहीं थी। महिलाओं को सशक्त करना भारतीय जनता पार्टी को योजना से एतराज़ नहीं थी। जो समय चुना गया था
ये तो योजना जो इन्होंने नकल की भारतीय जनता पार्टी के सरकारें की नकल में, लेकिन इन्होंने अकल नहीं दिखाई। लेकिन ये भ्रमजाल इंद्रजाल जो इन्होंने जाल बुना, सफल हो गए। चलिए कोई बात नहीं, हम तो स्वागत करते हैं इस सरकार की और बधाई भी देते हैं। क्या हुआ कि भाई आपको लानी थी योजना, तो आप 4 वर्षों में नहीं लाया। उस समय महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं दिखाई देता था क्या? आप सशक्तिकरण करना था तो बहने के लिए आपने तो कही थी कि केजी से पीजी तक की पढ़ाई हम फ्री करेंगे, निःशुल्क करेंगे। उस समय इनको सशक्तिकरण की ध्यान नहीं थी क्या? पंचायती चुनाव या किस समय में ओबीसी को रिजर्वेशन देने का दम भर रहे थे, ये 27% आरक्षण देंगे, वो कहां गया उस समय उनका? दूसरी बात है, इन्होंने तो निकाय का चुनाव भी नहीं कराया ट्रिपल टेस्ट को लेकर के। और दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी की कह रहे थे, मैं घोटाले शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा था घोटाले शब्द चूंकि उनकी विरासत से जुड़ी हुई है तो मेमोरी में उनकी आई हुई है, लेकिन घोटाले शब्द का मैं प्रयोग नहीं किया था। लूट शब्द का प्रयोग, लूट शब्द का प्रयोग किया था। आज भी मैं कह रहा हूं, और आज भी मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के लूट के ही पैसे थे। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता माननीय आलमगीर जी जेल में हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में हैं। और दूसरी बात है, अरे भाई जीतना हारना तो अलग बात है भाई। आलम जी को 86,000 वोट, जीतना हारना क्या है? वहाँ कौन सा डेमोग्राफी है? कितने मुस्लिम है मालूम है आपको? प्रधानमंत्री के जीत मुस्लिम कितने हैं? बांग्लादेशी ढाकिया कितने हैं पता है इनको? पूरी कर लेते आएंगे आपके पास, बकायदा कहिए। अरे चुनाव जीतने के लिए 86,000 वोट से जीते चाहे लाख वोट से जीते, वहां का डेमोग्राफी को जाके चेक कर ले, वहां कितने हैं वहां ढाकिया। इसी की तो चर्चा भारतीय जनता पार्टी करती थी और दर्द था। दूसरी बात है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर के एनडीए की गवर्नमेंट जहां जहां रही, उन्होंने एक नीति बना करके प्रोविजन के तहत योजना को लागू की, लेकिन इनके लिए कोई नीति नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही एक बात कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चेहरा तय करती है। क्या इनके पास चेहरा था तो केवल एक परिवार से ही मिलते थे क्या? और एक परिवार दूसरे परिवार से यदि आए तो उनको हाशिए में बैठा करके उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था क्या? मैं इन सारी बातों को अब साइड करता हूं। अब ये कह रहे थे, सुनील जी कह रहे थे कि भारतवर्ष में सब भारत एक है। क्या राज्यों का जो विकेंद्रीकरण किया गया सत्ता का, उसमें अधिकारों का विभाजन संविधान में नहीं है क्या? मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में नहीं है क्या? अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 15 में आर्टिकल 15 में साफ निर्देश है, आप उसमें राज्य अपना नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाए और अपने वहां के अधिकारों को वहां के युवाओं को देने का काम करे। और ये इस बात को जो कह रहे हैं यहां पे, ये तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या यहां की जनता को झांसा नहीं देती? झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कहती है कि पूरे भारत का डोमिसाइल एक है, ठीक है, और स्थानीय नीति और नियोजन नीति एक ही होना चाहिए। और 60-40 का आंदोलन करके एक नया राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी का संगठन का उदय हो जाता है, तो ऐसा ही परिस्थिति झारखंड में पैदा ही नहीं होती। और इन्हें क्यों नहीं कहते ये कि कौन सी नीति के तहत इन्होंने रोजगार और नौकरियां दी है? दूसरी बात, ये सरकार कहती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को, बेरोजगारों को हम 75% ठेका देंगे, यहाँ के युवाओं को 75% यहाँ पे जो प्रतिष्ठान है उन संस्थानों में हम उन्हें नौकरियां देंगे। और आज भी उन्हीं चीजों को दोहराई गई है। रिजर्वेशन को लेकर के इन्होंने कहा कि आदिवासी को हम 26 से बढ़ा के 28 करेंगे, ओबीसी को 14 से बढ़ा के 27 करेंगे, एसटी को 10 के बढ़ा के 12 करेंगे। क्या आज भी वही घोषणा पत्र है? मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर के सारा कुछ सदन से करेगी। और ये कह रहे थे कि सही विपक्ष की भूमिका की। भारतीय जनता पार्टी में चाहे एक सांसद हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे एल के आडवाणी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे यहाँ बाबूलाल जी मरांडी हो, चाहे रघुवर दास जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, हमेशा से चाहे अमर बावरी जी हो, विपक्ष की भूमिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त तरीके से निभाई। इवन आजसू पार्टी ने भी, सुदेश महतो ने हमेशा भूमिका निभाई थी और इन्हें पानी पिलाने का काम किया था। लेकिन सरकार ने सभी विधायकों को विधानसभा के अंदर कैद करके रखी थी। जनता को आपसे सरकार ने, जनता आपसे ही उम्मीद करेगी कि सदन के भीतर उनकी आवाज बनकर सरकार अगर काम ना करे या सरकार से
ठीक समय पर काम पूरा ना हो तो आवाज आपको ही जनता का बनना है। बिल्कुल। इसीलिए और हम रुक करते हैं क्षितिज मिश्रा जी का हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से। 4 सीटें बिल्कुल आपके खाते में आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आज भी राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एक परिवार के चेहरे के बूथ पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, जनता ने इनको किस प्रकार से नकारा है हमने देखा, आपने देखा, पूरा देश ने देखा। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि जनता को लुभावने और भ्रमित, अरे नकारने की बात तो हम स्वीकार कर चुके हैं। आरजेडी को बिहार में नकार के खत्म कर दिया। क्या बिहार का झारखंड की बात करिए, समय दिया आप बिहार के खड़े नहीं है। रुकिए, अभी झारखंड का बात कर रहे हैं। आप अगर सवाल पूछना जानते हैं तो जवाब सुनना भी चाहिए, जवाब सुनना भी चाहिए। डर रखिए, बात पूरी कीजिए। इन्होंने बहुत सारी बातें, आपने देखा, इतना बड़ा प्रवचन हम सुन रहे थे, क्या करते, डेमोग्राफी का बात कर रहे थे। 86,000 वोट से जीते हैं और इनके नेता वहां जाकर के डेमोग्राफी का बात क्यों नहीं किए थे? इनके नेता वहां नहीं गए। कौन गया था वहां, बताइए आपके कौन नेता गए? मोदी जी गए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा गया था, योगी जी गए थे, कौन गया था? नहीं गए थे इनके नेता वहां पर। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने तमाम, आपने कहा एक लड़का, एक युवक पार्टी बनाता है और जीत करके आता है, मैं उसका स्वागत करता हूं उस युवक का, और ये कहता है कि ऐसा सिचुएशन ही नहीं आता। क्यों नहीं आना चाहिए? सबको लोकतंत्र में अधिकार है, निश्चित तौर पर मतों को भी आज अधिकार अगर है। कोई भी युवा ये चाहता है मैं कि स्वागत करता हूं, सिस्टम में अगर वो कोई बदलाव लाए तो वो सत्ता में बिल्कुल रहे, बिल्कुल सत्ता में बिल्कुल रहे तो मैं सिस्टम युवा में का बदलाव उसके स्वागत लिए करता आसान हूं। हो जाएगा। तो कोई उससे भी चुनाव मुझे लड़ सकता है। विपक्ष जी। की, उनसे मुझे ज्यादा वो है उम्मीद है विपक्ष की, वो ज्यादा बेहतर विपक्ष होंगे हमारे। मैं फिर और कहना, ये क्या कमाल की बात करते हैं भाई साहब। एक तरफ आप स्वागत करते हैं, हाथ भी नहीं फैलाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, मुस्कुराहट भी नहीं लाते। थोड़ा मुस्कुराहट लाइए और जनता का जनादेश का स्वीकार कीजिए। ये लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं ना, देखिएगा फिर 5 साल ये लोग नहीं कर पाए, ये बौखलाए हुए हैं। आप देखिए तमाम चीज, इन्होंने महिलाओं की बात किया, जनता के सामने इनके कोई नेता ने कोई मुद्दा नहीं दिया। आप देखिए जनता के पास ये जाते हैं, योगी जी आते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा जी आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान पे बात करते हैं, ये कहते हैं सोमवार को छुट्टी देंगे, मंगल को छुट्टी देंगे, बुध को छुट्टी देंगे, बृहस्पति को छुट्टी देंगे। तो जनता क्या नहीं जानती है? जनता जानती है इस चीज को कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। मैं फिर बताता हूं, जनता ने बताया है कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, भाजपा के हुक्मरान खतरे में है, और यही जनादेश है इनका। और इस चीज को रमाकांत भैया मेरे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं और क्यों बार बार जनता का मजाक उड़ा रहे हैं? जनता का मजाक आपने एक बार उड़ाया, आपको यह हश्र हुआ है, देखिएगा अगले बार कहीं विपक्ष के लायक भी जनता ना छोड़े। बिल्कुल, देखिए आपने गंभीर सवाल उठाए हैं और लगातार आप ये कह रहे हैं कि जनता का आदेश मिला, निश्चित तौर पर स्पष्ट बहुमत मिला है और सबके सामने कितनी मजबूती से इंडी गठबंधन इस बार फिर सरकार बना रही है। जी बिल्कुल जी, मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप बताइए कि क्या कोर्ट ने, आपने देखा होगा कि जितना ईडी को दस्तावेज नहीं मिला होगा, उससे ज्यादा बाबूलाल मरांडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेज दिखाए थे। अरे वही दस्तावेज वाले जाकर के कोर्ट में काहे न दे दिए थे? क्या कोर्ट ने हेमंत सोरेन जी को अपराधी घोषित कर दिया है? क्या नहीं घोषित किया है? तो फिर ये लोग उसी चीज को लेकर के जा रहे। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बुड़बक नहीं है। जुडिशरी मैटर है, देखिए जिस महिला को आपने किया, उसी महिला ने प्रधानमंत्री के नाक में दम करके दिखा दिया और जीत करके लाई हुई है वो महिला। जी चलिए, बिल्कुल आपने निश्चित तौर पर अपने नेता की बात की है और अपने नेता पर सबको गर्व होता है। हम आजसू पार्टी का रुख करते हैं। देखिए, आजसू पार्टी सिद्धांतों की बात कर रही थी, लगातार जनता के बीच जा रही थी। आप सरना धर्म कोड लाने की भी बात कर रहे थे। आप ये भी कह रहे थे कि मौजूदा जो सेटलमेंट सर्वे है उसके आधार पर स्थानीय नीति भी बनाएंगे। क्या ये मुद्दे मैया सम्मान योजना के पीछे, या कहें उनके पीछे ही रह गए, उनके सामने फीके पड़ गए? धन्यवाद आयुष जी। देखिए, पहले तो मैं झारखंड में युवाओं जिस तरह से बोल रहे हैं और अपने छोटे भाई क्षितिज को मैं बधाई दूंगा कि बड़ा अच्छा एग्रेशन है, लेकिन एग्रेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आप ठीक है टीवी पैनल पे हैं, लेकिन आपसे उम्र में भी लोग बड़े हैं, थोड़ा सा एग्रेशन कंट्रोल कीजिए। अच्छा है, तथ्यात्मक बात रखते हैं, लेकिन भावना में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, आजसू पार्टी, देखिए हम लोगों ने एकदम स्पष्ट है, हमारा नीति भी स्पष्ट है और हमारा काम करने का भी तरीका अलग है। महिला सम्मान के लिए हम लोगों ने, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी जाने जाते हैं। भाई हम बता तो रहे हैं कि हम अपने कार्यकाल में 50% महिलाओं को आरक्षण दिए। आज उनका ही कारण था, उन्हीं का देन था
कि महिला पंचायत चुनाव में 57% चुन के आती हैं, लेकिन राज्य में एक महिला आयोग का भी गठन नहीं हो पाता। मैं तो अब चाहूंगा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में दोबारा जो बनेगी, उसमें ये सब चीज है, कहीं भ्रम ना फैले। जो चीज महिलाओं के लिए जो वादा किया था, उसे सशक्तिकरण के लिए आजसू का देखिए स्पष्ट विजन है आयुष, कि हमारे पार्टी में भी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसमें 50% है। आप देखिए, हम लोग महिलाओं पे, सम्मान पे कहीं नहीं, हमने बोला ना कि एक सत्ता द्वारा पोषित, आप युवा हैं, युवा को एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं से अगर आप मिसाइल होती है, क्या आप उस तीसरे पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सत्ता द्वारा पोषित पार्टी है? सुनिए, तो मैं बता रहा हूँ, मिसाइल जो बनाई जाती है, मिसाइल जो बनाई जाती है, मिसाइल की मारक जो होती है वो एक निर्धारित होती है, लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल हो जाती है तो उससे बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता है। मैं बोला ना कि युवाओं का भी चरित्र मिसाइल की तरह है। बिल्कुल। अगर युवा, मैं बताया कि सत्ता द्वारा पोषित नहीं होता, मैं आपको बताया कि युवा क्यों भाषा आंदोलन स्टार्ट किए थे, कि क्योंकि सरकार ने बोला था कि हम स्थानीय नीति नियोजन नीति तय करेंगे, नहीं कर पाए थे। युवा इकट्ठा हुए, एक समूह बना, समूह से जिस तरह से हुआ, लेकिन उसको आप जिस तरह से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये दिख रहा है, सारा कुछ है, जिस तरह से आप उनका एक देखिएगा टिकट बंटवारा और एक पर्टिकुलर एक पार्टी की तरफ, आसू पार्टी की तरफ, जिस तरह से उसको कमजोर करने के लिए प्रेषित किया गया, तो ये सब चीज दिख रहा है परिणाम में। तो उसमें हम लोगों को कोई बात नहीं, युवा अच्छे बात है, मुखर हो, लेकिन मार्गदर्शन। आज युवा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉ मेकर की भूमिका पे आप गए हैं, नया सदन गठन होगा, लेकिन जो चीज के लेके अभी सुनील साहब कांग्रेस के, देखिए सरकार का चेहरा मंत्री होते हैं। आप देखिए कितने मंत्री चुनाव हार गए, क्यों हारे? 4 मंत्री, 1 पूर्व मंत्री रहते जी, हार गए ना, तो क्यों हारे? अब कौन कौन से डिपार्टमेंट के हारे जिसमें सीधे सीधे आप देखिए जनता से कनेक्शन था? स्वास्थ्य मंत्री इनके हार गए, क्यों हारे भाई? स्वास्थ्य की स्थिति आप देखिए, आप देखिए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र हो, या आप 5 साल में कितने बार देखे खटिया पे, कंधा पे, आप रिम्स का हालत देखिए, 6-6 महीने, आपको इसको सुधार करना पड़ेगा। आप नया जनादेश में आए हैं, आप शिक्षा के हिसाब से देखिए, शिक्षा में जिस तरह से परीक्षा फल जिस तरह से लीक हुआ, इस तरह का सब चीज, युवा जिस तरह से ठगे गए, तो ये सब देखिए, ये सब चीज को आपको सुधारना होगा। हमारा जो भूमिका है, हम जो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले हैं, जो हम जीवंत झारखंड की आजादी के लिए, झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े हैं, हम झारखंड को संवारने के लिए भी संकल्पित है, और उसके लिए हम हर एक दिशा पे करेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का एकदम एक ही तो एक चीज है कि हम सामाजिक समानता के लिए बात करते हैं, हम हर कोई को लेके चलते हैं। हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, महिलाएं समाज की आईना है। एक महिला अगर पढ़ लेती है ना, तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो उसी तरह हम तो चाहते हैं कि महिला शिक्षित हो, महिला मुखर हो, महिलाओं के नाम से। और एक चीज और मैं करेक्शन करूंगा, मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी होने वाले, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, 28 तारीख के बाद, आप शपथ ग्रहण समारोह के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में ये मत कहिए कि झारखंड एक गरीब राज्य है। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर लवरेज राज्य है, और आपके नेतृत्व में झारखंड को हम लोग चाहेंगे कि आप झारखंड को, जो आप गरीब राज्य बोलते थे, उसको, उस शब्द को आप ना बोल के झारखंड को एक उन्नति की तरफ लेके जाएंगे। हमारी जो भूमिका रहेगी, हम उस भूमिका में आपका सहयोग भी करेंगे और सवाल भी पूछेंगे जनता के हितों के लिए, क्योंकि आपने जो जो वादा किया था उसे आपको धरातल पे उतारना होगा। बिल्कुल। चलिए, कई गंभीर सवाल उठे हैं, जवाब ले लेते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के कोटे से थे बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। इस बार जनता ने उन्हें नकारा है, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। क्या इस बार जनता ये उम्मीद करे कि जो शिकायतें करनी पड़ी थी, जो मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, जो नए स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, उन शिकायतों पर विराम लगेगा, अब पूरी तरह से सुदृढ़ काम होगा? आयुष जी, कभी भी जो होता है ना, कभी कहने का मेरा मतलब है कि पूर्ण रूप कभी भी नहीं होता है। समस्या बढ़ेगी, समाधान होगा। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि मीडिया और विपक्ष
दर्पण होता है जी बिल्कुल। और इस दर्पण को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है और इस पर हमेशा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है ना जी बिल्कुल। तो हम इस बात पर कहते, हमारे साथी बता रहे थे, तो लगातार आप देखिए 14 वर्ष भी इनकी भी सरकार रही है। आपका 9 चिकित्सालय यहाँ पर है झारखंड में, जिसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी ने खोलने का नहीं काम किया। एक एम्स आपका देवघर में है, बनाया नया, जो पहले सॉरी टू इंटरप्ट सुनील भाई प्लीज आप आगे का भविष्य का बात कीजिए प्लीज। आप आपके सामने किस तरह से आप कर रहे हैं, आप किए क्या किए ये मत बताइए प्लीज। हम नीचे नहीं कर रहे थे, मैं आपको बोला था, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू बोल के मैं बोला, आपका परमिशन के साथ बोला। देखिए आप इस तरह से मत कीजिए, आप बता रहे हैं कि भ्रम मत फैलाइए। आप बता रहे ईश्वर के लिए, अब आप सोचिए झारखंड, आप आयुष ने जो सवाल पूछा था कि क्या होगा आखिर स्वास्थ्य पे क्या होगा, तो आप पीछे लेके जा रहे भाई साहब, आगे का भविष्य बताइए जी। आने वाले 5 साल के भविष्य की बात भविष्य बताइए किस तरह से कीजिएगा। ऐसे शिकायतें 6 महीना रिम्स में क्यों मरीज ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, इसमें बात बताइए क्या अस्पतालों में शवों को चूहे कुचलते हैं, डॉक्टर ऐसे सवाल आप बताइए बड़े-बड़े नहीं हुई है, कब तक हो जाएगी, इस पे आप एक टाइम फ्रेम बताइए। आप पीछे लेकर जा रहे हैं, बर्बाद कर दिया जनता, आपको दिया, फिर भी आपने मैं बोला ना कि मैं आपको बोला, देखिए आगे उत्तेजना में आप उत्तेजना में आ गए, मैं जवाब बस वही तो मैं बोला, आप आगे उत्तेजना में आप जवाब जी। भाई मैं तो करेक्शन करके आपसे आग्रह, ठीक है मैं बोला सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप जो चीज के लिए आप बात बोल रहे थे आप भविष्य बताइए ना। चलिए ठीक है, इस तरह से आपकी जिम्मेवारी क्या बताइए। में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीए गठबंधन का दिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी इन्होंने काम नहीं करने का काम किया। हमारे साथी बता रहे थे भैया 27% ओबीसी का जो आरक्षण है कैबिनेट से पास करके राजभवन में क्यों रोके रखे हुए हैं। 2000 स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हैं ना, हम आएंगे 27% आरक्षण पर भी आएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर आगे 5 साल में क्या होगा। रिम्स में कह सकते हैं जो अग्नि प्रभावित मरीजों के लिए वार्ड बनाया जाता है, वहां एसी काम नहीं करता। स्पष्ट तौर पर हमने कई बार मरीज इंतजार कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाके देखिए, ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाके देखिए। 2014 से 2019 तक चंद्रबंशी जी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री थे और 5 कॉलेज खोल दिए पलामू में, जाके आप देख लीजिए, खोल दिए ना 5 कॉलेज, डेंटल हॉस्पिटल। क्या आने वाले 5 साल में क्या मरीजों को बताइए, आने वाले 5 सालों में क्या ऐसी स्थिति झारखंड में बनेगी कि मरीजों को या उनके परिजनों को कोई शिकायत ना करना पड़े, इस पर जवाब दे दीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनका लगातार प्रयास होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दीपक प्रकाश जी को हार्ट अटैक आता है तो मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेकर हॉस्पिटल में लगातार 24 घंटे रहते हैं। अगर चतरा के कालीचरण सिंह जी को जब हार्ट अटैक आता है, महिला सदर हॉस्पिटल में महिला हो जाता है, महिला के ये तो रही खास गर्भवती महिला हो जाता है, इसमें कोई नहीं बोलेगा क्या क्या आप सुने, आप पे कोई नहीं बोलेगा, आप उत्तेजना में आ जाते हैं। अरे भाई क्या है, क्यों तीखा लग रहा है, अरे भाई तीखा क्या लगेगा, एक गर्भवती महिला का प्रसव हो जाता है, आप उस पर बताइए कि सभी को जी माननीयों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, चाहे वो महिला सम्मान की बात करते हैं, मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं, बात के तो 0 पर तो आ गए आ रहे हैं। अरे भाई विरोधी मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं, करने भी जाते हैं। आम जनता एक लड़की अग्नि प्रभावित मरीजों के लिए जो वार्ड बना है उसमें अपने आप में आऊंगा जो घाव है वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। हम सवाल उस पर पूछ रहे हैं, क्या आने वाले 5 सालों में ये चीजें रुकेंगी। आयुष जी संज्ञान सब कुछ कर लिया जाता है, संज्ञान सब कुछ कर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप तो क्या बताया कि आप बात मीडिया उठा रही है कि नहीं उठा रही है, बात रख रही कि नहीं रख रही है, मीडिया रखने काम करे कि नहीं, विपक्ष काम करे कि नहीं कर रही है। जो सरकार का जो काम है करने का, जो सरकार का काम है 5 वर्षों में अपना डाटा जो बनाएगा, अपना जो तैयारी करेगी कॉमन, हम उम्मीद करेंगे कि 5 वर्षों में सिर्फ डाटा मत बनाइएगा, उस पर काम हो। बिल्कुल काम होता है, काम होगा आयुष जी, बिल्कुल काम होगा। जवाब जहां मैं दे रहा था कि 2003 में
आपने जब झारखंड बिहार एकीकृत था उस समय 27% ओबीसी को आरक्षण 2003 में एकत्रित कब था? 2003 के पूर्व 2003 में बाबूलाल मरांडी ने उसको 14% कर दिया घटाकर। वही उसी पर मैं आ रहा हूँ। एकीकृत बिहार में 27%, आज भी बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण जारी है और वह यहाँ भी जारी था, जिसको इन्होंने घटाकर 14% कर दिया। तो इंडी गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ इस बार फिर सत्ता में वापसी कर ली है। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन एक पार्टी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जदयू की झारखंड में एंट्री हो चुकी है और खाता भी खुला है। कहां? जहां स्वास्थ्य मंत्री उनके विरोध में खड़े थे, उनके विपक्ष में खड़े थे। स्वास्थ्य मंत्री को हराकर जदयू की टिकट पर सरयू राय ने चुनाव जीता। और हमारे साथ इस गेस्ट पैनल में जदयू से सागर कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहला सवाल, चूंकि हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे थे, आपके प्रत्याशी ने स्वास्थ्य मंत्री को हराया है और बाकायदा कह सकते हैं एक बड़े मार्जिन से हराया है। जदयू की एंट्री हो चुकी है, उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। आप क्या चाहते हैं? चूंकि देखिए, आप एनडीए का हिस्सा हैं तो विपक्ष में ही रहेंगे। आपके क्या सवाल होंगे स्वास्थ्य व्यवस्था में, खास तौर पर चूंकि जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, इन 3 मुद्दों से खास मतलब होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कुछ सुधार होने चाहिए जो पिछले 5 साल में वो काम नहीं हुए थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्य की जो हेमंत सोरेन जी की सरकार पुनः इस राज्य में लौटी है, उसके लिए न्यूज़ 11 के माध्यम से उनको, उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी को और इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं। शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया चुनाव में। और जमशेदपुर पश्चिम की जहां तक बात है, जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय जी ने चुनाव जीता है, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। हमारे जेडीयू के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आजसू पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां पर मेहनत किए और जिसका नतीजा है कि आज सरयू राय जी विधानसभा में चुनाव जीत करके पहुंचे हैं। और सरयू राय जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इस राज्य के अनुभवी हैं और एक उनके में एक खासियत यह है कि चाहे विचारधारा की बात हो, चाहे आपसी मतभेद की बात हो, बहुत अच्छा निभाना जानते हैं किसी भी चीज को। तो पिछले बार उनका मतभेद बन्ना गुप्ता जी से रहा पिछले 5 वर्षों में, और इस बार उन्होंने राजनीतिक नहीं राजनीतिक मतभेद, आपसी मतभेद क्या होगा? आपसी मतभेद का जिक्र किया? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिक मतभेद जो उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग में जो कुरीतियां की गई, जो भ्रष्टाचार किया गया कोरोना का टाइम में, अन्य समय में भी, उन सभी चीजों को उन्होंने उजागर करने का काम किया। जिस तरीके से बन्ना गुप्ता के द्वारा फर्जी मुकदमा सरकार में रह करके, सत्ता में रह करके प्रशासन पर दबाव डाल करके उनके व्यक्तियों पे फर्जी मुकदमा, सरयू राय जी पर फर्जी मुकदमा लगाने का जो कार्य किया गया, उसका जवाब जमशेदपुर पश्चिम की जनता ने दिया है। और मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। आने वाले समय में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो पिछले 5 साल जो पूरी चरमरा गई थी, आज आप देखे होंगे आए दिन रांची के अखबारों में छपता है कि टेंडर के अभाव में और बोर्ड की बैठक के अभाव में राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में जो मूलभूत सुविधा है, जैसे सीटी स्कैन की मशीन है, एमआरआई की मशीन है और भी तरह तरह की जो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं, जो स्टंट है, जो कार्डियोलॉजी विभाग में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, लोग जिनको हार्ट अटैक होता है या हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं, तुरंत उपचार चाहिए, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इन चीजों का अभाव है। ये सारा कमीशन के खेल में, कमीशन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को नहीं मिलता है तो वो किसी तरह का टेंडर नहीं होने देते हैं, बीडिंग नहीं होने देते हैं, बोर्ड की बैठक होने नहीं देते हैं और राज्य के मरीज जो हैं मजबूरन उनको प्राइवेट अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराना पड़ता है। और कोरोना के समय में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि राज्य में जो है जनता किस तरीके से दवाई के लिए, रेमडेसिविर के लिए और तमाम जो मूलभूत जो चिकित्सा व्यवस्था थी उसके लिए जिस तरीके से जनता में हाहाकार मचा, जिस तरीके से लोग तड़प रहे थे, आने वाली सरकार में, नई सरकार में जिसको भी ये स्वास्थ्य विभाग का दायित्व मिले, कम से कम जनता के प्रति सजग होकर के और लोक कल्याण के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य विभाग को चलाए तो राज्य के लोगों का भला होगा, यहाँ के रोगियों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए उम्मीदें हैं और जिस तरह से विपक्ष को उम्मीद है, जनता को भी उम्मीद है कि जो कष्ट चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में हो, शिक्षा व्यवस्था में हो, जल जीवन मिशन को लेकर जो परेशानियां झेलने को मिली है, ये परेशानियां फिर ना झेलना पड़े, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर हेमंत सरकार पर भरोसा जताया गया है और उम्मीद है कि काम पूरा भी होगा। हम रुख करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में खूब काम हुआ, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और खूब काम हुआ, इसका पीठ भी आप लोग थपथपाते इस बात को लेकर। तेजस्वी यादव जी जब
उस वक्त पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान जो वैकेंसियां निकली उसको लेकर आज भी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता यह कहते हैं हमने बिहार में युवाओं को खूब नौकरी दी है। अब पिछले 5 साल पर झारखंड में आते हैं। श्रम मंत्रालय आरजेडी के खाते में था, लेकिन पलायन खूब जोर हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। क्या इस बार ब्लूप्रिंट तैयार है? चूंकि 10 लाख रोजगार का वादा किया गया है, इस बार राष्ट्रीय जनता दल का क्या विशेष फोकस युवाओं के रोजगार पर होगा, और होगा तो कैसे होगा, किन विभागों पर विशेष फोकस होगा? देखिए, हम क्यों नहीं पीठ थपथपाएं। हमने 5 लाख रोजगार माननीय तेजस्वी यादव जी ने दिया और 3 लाख रोजगार को प्रक्रियाधीन करवा के आया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पिछले वर्षों में बिहार के मुख्यमंत्री जी नहीं बांट पा रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने करके दिखाया है और उन्हीं का वो है जो कि बांट रहे। सागर जी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में भी बात किया, तो वही सरयू राय जी हैं जो कि पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हराए थे और उनके विषय में किताब भी लिखे थे। तो भ्रष्टाचार क्या होता है वो किताब बहुत बढ़िया से बताती है, उस किताब को पढ़िएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि रोजगार की बात की, तो माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में कई सारी कोशिशों के हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम उतने हद तक रोजगार देने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमने रोजगार दिया है। हमने 2 करोड़ रोजगार की तरह जुमला नहीं दिया है। हमने रोजगार, सवाल इसलिए ना कि आप कहते हैं 17 महीने आप सत्ता में रहे तो 5 लाख रोजगार दिए, 60 महीने में नहीं दे पाए। आयुष जी, मैं बता रहा हूँ चीज को। आपने पूछा कि आपका क्या स्टैंड होगा। जब हमने रोजगार के नाम पर तेजस्वी जी ने जो वोट मांगा है, तो जो भी हमें मंत्रालय मिलेगा उस मंत्रालय में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार ही होगी, और सदन में जब हमारे नेता भी बैठेंगे तो वो रोजगार पर ही बात करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर युवाओं के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर हमारे युवा क्यों बाहर जाएंगे? हमारे राज्य में जब इतना खनिज है, हम पूरे विश्व को सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना इंडस्ट्रीज हमारे राज्य में आकर स्थापित हो? क्यों जो युवा दूसरे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जाकर दूसरे राज्यों में, कई तो दूसरे देश चले जाते हैं पैसों के कारण, गरीबी के कारण अपने घर परिवार को छोड़कर। हमने देखा कई मजदूर दूसरे राज्यों में फंस जाते हैं। हमने देखा कई मजदूर दूसरे देश में जाते हैं, उनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है और वहां मदद की गुहार लगाते हैं। वहां से हालांकि मदद किया जाता है, हम ये नहीं कहेंगे कि झारखंड सरकार की ओर से मदद नहीं किया गया, मदद किया गया, लेकिन ये नौबत आनी ही क्यों चाहिए? क्यों ना उतने बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में रोजगार मुहैया कराया। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रोजगार को लेकर आपने भी खूब सवाल उठाए, जनता के बीच आ गए, और जेएसएससी सीजीएल की हम आ रहे हैं आपके पास। चित्ते जी आएंगे आपके सवाल में मैं एक बिल्कुल सवाल ऐड करूंगा। बिल्कुल, कि मैं सवाल पूछूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार अभी भी हमारे भाई ने रोजगार के बारे में बात किया था, पिछली उन्होंने जो बात रखी थी, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप रोजगार के लिए इतने सजग हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इसको भी जोड़िएगा कि कौन सा ऐसा मंच था, लोकसभा या विधानसभा, दोनों का कौन सा ऐसा मंच था जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 10 साल तक यहाँ पे राज किया हूं और हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, ये देखिए 20 करोड़ रोजगार हमने दे दिया है और झारखंड के युवाओं को इतना रोजगार मिला है। लाडली बहन योजना जो बात किया था, ये भी जुड़ा दीजिएगा कि कौन कौन सी बहनों को लाडली बहन, लाखपति बहन, हाँ, इस योजना के माध्यम से पैसा मिलेगा। ये 2 चीज, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का रोजगार को लेकर आपने सवाल उठाए। इनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ पहल नहीं किया गया कि युवाओं को रोजगार मिल सके, खासकर झारखंड जैसे राज्य में। इस पर जवाब दें। बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाई है, और मैं स्पष्ट कर दूं पहले कि मैं बोलते हुए जब बोलूं तो कोई टोके तो वो बोले तो मैं भी टोकूंगा। मैं बोल रहा था टोक रहे थे, इसलिए मैंने टोका। टोकेगा नहीं, अपनी बात पूरी करें, आप अच्छे तरीके से अपने बात को पूरी करें, उसके लिए मैं हूं। दूसरी बात, मैं सारी बातों का मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के मैनिफेस्टो में जो चीजें थी, भाषण में क्या बोले गए थे वो बातें नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में केंद्र में आई तो भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में जो दिए थे जनता के बीच में हमने दिया था, जिन बिंदुओं को जिक्र किया था, उठाकर आप देख लें कभी तो इनको पता हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के आपको अरुणाचल प्रदेश तक इनको दिखाई देगा
कि भारत किस तरीके से एक है। और रोजगार की जहां तक बात है, और केंद्र में भी ये देख लें, वहां पे 370 से लेकर के बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें। दूसरी बात है, रोजगार की जहां विषय है वो सारी चीजें को हर एक समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के माध्यम से भी इस बार भी पार्लियामेंट में कि रेलवे में कितनी नौकरियां दी गई, या इसके पूर्व की सरकार में भी जो हमारी एनडीए की सरकार थी उसमें भी अनुराग जी ठाकुर के द्वारा सब सारी बार और ब्रॉडकास्ट कर दी गई, और करोड़ों लोगों को नौकरी मिली है, युवाओं को। ऐसी बातें नहीं है, बीच में हुई थी कि रोजगार के जहां तक क्षेत्र की बात है, नौकरियों के अलावे रोजगार में चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो। आज देखिए पूरे देश भर में जिस प्रकार से बच्चे स्किल हुए हैं पहले की अपेक्षा करें, आज पहले के भारत और आज के भारत में, आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बनी क्या? ऐसे ही बन गई क्या? 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लोग ऐसे ही आ गया क्या? जो आधारभूत संरचना की बात कर रहे थे, ये आधारभूत संरचना की बात कर रहे थे ये क्षितिज दी, आप, मैं भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ प्रभु, मैं संगठन में लंबा समय युवा देखा हूँ। आप जरा शांत बैठिए जरा, अभी मैं 50 साल का हो गया हूँ, आप 30 साल में हो लगता है। आप अपनी बात पूरी करें, ठीक है ना? दूसरी बात है कि जो स्थिति बनी हुई है, और ये जी रोजगार की बात कर रहे हैं, ये अपनी नीति को पहले स्पष्ट करें। और ये बार बार कह रहे थे कि बंटी बबली, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रधान महासचिव सुप्रियो दा ने क्या भारतीय जनता पार्टी के पर कटाक्ष करते हुए बंटी बबली का प्रयोग नहीं किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं किया था? और किन किन शब्दों का इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर प्रयोग किया है? जामताड़ा के एक माननीय डॉक्टर इरफान साहब ने क्या क्या प्रयोग किया है, ये बता पाएंगे क्या? देखिए उन सब विषय पे मैं अतीत पे नहीं जाना चाहता, इनको विकास के लिए केंद्रित करनी चाहिए। ये बालू का ऑक्शन कराए, माइंस के लूट को रोके, है ना? जमीन जो लूट हो रही है, और जमीन माफिया जो भू माफियाओं के द्वारा जमीन जो लूट हो रहे हैं, अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग और पैसा लेकर के रात में या दिन में ही ताला तोड़ के अंचला अधिकारी घुस जा रहे हैं ऑफिस में अपना चार्ज लेने के लिए। तो ये सब सारी चीजों पर ध्यान रखें और युवाओं को नौकरी दें। ये शिक्षा मंत्री जी माननीय बैजनाथ जी तो हार गए बेचारे, ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करें। और शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जहां तक बातें हैं ये विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्थाएं हैं, झारखंड की जो चरमराई स्थिति है, रोज दिन ब दिन जो घटनाएं परिघटनाएं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छिनतई वगैरह की कई सारी घटनाएं परिघटित हो रहे हैं, केवल आरोप लगा देंगे भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाई भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं किया वो अतीत की बातें हो गई। आपने भी इन 5 वर्षों में नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब तो आपको बढ़िया मैंडेट मिला है, भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करती है, राज्य को चलाइए, आप बढ़िया से सेवा दीजिए, मेवा मत लूटिए, यही बात तो कर रही है। और आप जो वादे के साथ हैं, आपने जो 4 तिकड़ियों के साथ आप बन रहे हैं, आप सबका मैनिफेस्टो अलग अलग है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन लोग के पास है नहीं, और ये कभी करेंगे भी नहीं। मैं आज भी बता रहा हूं, आज पहला दिन है, आज ही आपके यहाँ सरकार के बारे में कल रिजल्ट आया है, आज मैं बता रहा हूं, ये कभी भी यहाँ के नियोजन को लेकर के स्पष्ट नीति इनकी न होगी, और न भू माफियाओं के खिलाफ ये शिकंजा कसेंगे, और न ये स्थितियां पैदा होगी न बालू पे और माइंस पे। और आज तक ये 5 वर्षों ने एक भी जे टेट का परीक्षा नहीं लिया इन लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी के ये सरकारों पे ये सवाल खड़ा करते हैं। सुनील जी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय, नहीं तो इनके आधारभूत संरचनाओं का जो विकास किया गया है ये हमारा इंडिया अलायंस का है। भैया आप तो एक और कह रहे हैं कि आपने इतना दिन 14 साल राज किया है, आपने भी तो 8-10 साल राज किया है, और आप जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटियां जो खुली हुई दिखाई दे रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट को सशक्त करने की बात हो, आप तो स्वीकार भी कर रहे हैं यहाँ पे। और जिसे सड़कें, पुल, पुलिये से लेकर के कई सारी चीजें, और यहाँ जो आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया क्या? और आपने किया है तो आप क्यों केवल आलोचना भर करते हैं? आलोचना से तो बाज आइए। आपने यदि किया होता इस 4.5 वर्षों में तो काम गिनाते आप, लेकिन आप काम गिनाए नहीं। हाल में जो योजना, मैया योजना, जो तुरुप का पत्ता एक का साबित हो गया और जातीय उन्माद और सांप्रदायिकता के आधार पर आपने सरकार बनाने में सफल हो गए, तो ये अहंकार के मद में मत रहिए। ये जनता है, कभी नजरों पे उठाती है तो पलकों में गिराती है। तो निश्चित तौर पर झारखंड में रोजगार बढ़ेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि क्यों अब तक माइंस की नीलामी नहीं हुई, और क्या आने वाले 5 सालों में माइंस की नीलामी को लेकर इस बार भी पहल किया जाएगा, क्योंकि जनता उम्मीद लगाई बैठी है। एनजीटी जो है भारत सरकार के अंदर आता है, आप समझ रहे हैं कि उसका टेंडर नहीं, देखिए ये बात मैं पूरी तरह से विस्तार से समझा देता हूं। एनजीटी के अंदर आता है, लेकिन नीलामी का हक पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में।
चलिए उसी पर आ रहा हूँ। अभी तो सरकार का गठन हुआ नहीं है। अभी तो आज एक औपचारिकता राज्यपाल महोदय के यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और आज राज्यपाल महोदय का आदेश होता है कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में 28 तारीख तक आप रहेंगे। आप शपथ लेने के बाद एक स्वतंत्र सरकार के रूप में इस राज्य में आप काम करेंगे। तो अब बात आती है, देखिए विकास की बात हमारे साथी बोल रहे थे, कहीं भी इस तरह की बातें जो होती है 2002 में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको मालूम है कि कोडरमा से हजारीबाग तक रेलवे रोड नहीं था, रेलवे ट्रैक नहीं था और उन्होंने शिलान्यास करते हैं लेकिन काम शुरू नहीं होता है और यूपीए 1 यूपीए 2 में 80 किलोमीटर का रेलवे तैयार होता है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं। आपको पता है कि बेरो में 1250 मेगावाट का पावर लगा हुआ है जिसका काम है दूसरे प्रदेश से। लेकिन सवाल यह है कि 80 किलोमीटर की रेल लाइन को बनाने में 10 साल का वक्त क्यों लगा? देखिए जो अब आप समय लगा तो समय लगा बना। मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, भौगोलिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, आती है जाती है, बहुत तरह की समस्याएं हैं और सब उसके साथ बना। बात वो भी तो आप देखिए वहाँ वो विकास हुआ। अब आइए कि देश में जो राजीव गांधी जी ने 1986 में एक संकल्प लिया था और संकल्प के साथ नवोदय विद्यालय का काम करने का काम किया। इस प्रदेश में 25 नवोदय विद्यालय है जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एक भी पैसा किसी का नहीं लगना है, फ्री पढ़ाई होना है। लेकिन आदरणीय रघुवर दास जी ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में माध्यमिक विद्यालय को 5000 को बंद करा दिया, 5000 को बंद करा दिया। तो राज्य की चहुमुखी विकास के लिए लगातार यूपीए 1 यूपीए 2 और हेमंत सरकार भी लगे रहे। अब बात है कि आपने कहा आयुषी एक गंभीर प्रश्न है, एक गंभीर प्रश्न लोकतंत्र में कि सरकार बनी है और जिन जिन मुद्दों को लेकर 7 हमने घोषणा पत्र जारी इस प्रदेश के विकास के लिए किया है उस मुद्दे पर आप कितना गंभीर होते हैं। बिल्कुल। तो सरकार बनने के बाद में आप भी दर्पण है, विपक्ष भी दर्पण है और सभी लोग साक्षी रहेंगे ये काम कि आज आपने लगातार कोशिश किया बात उठाने का, आपने विरोध किया आप, लेकिन जितना भी आपने विरोध किया श्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने जितना आक्रामक विरोध किया उसका नतीजा है कि 56 सीट इंडिया गठबंधन को आया। हमारे साथी रामाकांत भाई हमारे बोल रहे थे कांग्रेस परजीवी। अब बताइए इस तरह की संज्ञा दे रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हेमंत सोरेन जी को बनने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है, हर किसी को है। क्या किसी को अधिकार नहीं है भाई? इसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में सभी को जगह देने का काम किया है। बिल्कुल, उस जगह में हम काम कर रहे हैं, काम करने का मौका हमें फिर इस राज्य की जनता ने हम पर विश्वास किया है। आप कहते हैं काम, भाई काम तब गिनती गिना दिए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किए हमने, 39 लाख लोगों का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया। यूपीए सरकार ने आपका क्लास 8वीं से क्लास 12वीं तक की बच्ची को 40,000 रुपया लगातार साल में देने का काम कर ही रही थी। आपको पुरानी पेंशन योजना हमने यहाँ पर जो आपने भारतीय जनता पार्टी बंद किया था उसको लागू कर दिया। हमने आपको 1932 का जो स्थानीय नीति था उसको आप इसलिए नहीं होने दिए, ये सरकार नौकरी देगी तो 5 वर्षों तक उसको आप लटकाए रखा। आज भी आप राज्यपाल भवन में लटकाए हुए आप बैठे हुए। तो आप लगातार इस राज्य में इस सरकार को हमेशा प्रयास किए हैं नुकसान करने का, प्रयास किए हैं काम नहीं करने देने का। आपको उस दिन याद होगा कि बरहेट का जब उपचुनाव हो रहा था तत्कालीन प्रदेश सदस्य श्री दीपक प्रकाश जी वहां कहते हैं कि बरहेट हम जीतेंगे और यह सरकार उसी दिन समाप्त हो जाएगी, यूपीए गठबंधन की सरकार हेमंत सरकार उसी दिन समाप्त हो जाएगी। तो आप लगातार साजिश करते हैं सरकार के खिलाफ में, वही बाबूलाल मरांडी जी बोलते रहे। तो आप पर अब आयुषी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप साक्ष्य के बिना श्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किए और सीबीआई ईडी को उन्होंने फटकार लगाई कि आप शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आज बेल पर हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस राज्य की जनता समझती है कि आप किस तरह से सत्ता को हथियाना जानते हैं, किस तरह से लोकतंत्र पर शासन करना जानते हैं। निश्चित तौर पर देखिए जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। जनता के मन में क्या था ये पूरे झारखंड राज्य के सामने आ चुका है। तो आने वाले 5 साल के कामकाज को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे। बीते 5 साल में कौन कौन से काम नहीं हुए उस पर भी चर्चा हुई। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जेडीयू की एंट्री झारखंड में हो चुकी है तो जेडीयू का रुख करते हैं। हमारे साथ सागर कुमार जी जेडीयू से जुड़े हुए। जेडीयू पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। अब हालांकि आप लोगों का स्ट्राइक रेट 50% का रहा है, एवरेज 50% रहा है, लेकिन अगर हम बात कर लें गोपाल कृष्ण पातर और राजा पीटर एक मजबूत कैंडिडेट और मजबूत कैंडिडेट तमाड़ सीट से हार जाते हैं, कारण क्या रहा? देखिए हम लोग तो
वहाँ जो तमाड़ में पार्टी चुनाव लड़ रही थी, हम लोग बहुत मजबूती से वहाँ चुनाव लड़े हैं और न केवल जेडीयू के कार्यकर्ता बल्कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता वहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ राजा पीटर जी के साथ में चुनाव कैंपेनिंग में लगातार लगे रहे। मैं स्वयं भी पार्टी की तरफ से मुझे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी प्रचार प्रसार की, मैं भी वहाँ लगातार रहा और कहीं ऐसा पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने कहीं ऐसा महसूस नहीं किया कि राजा पीटर जी की स्थिति कमजोर है या चुनाव नहीं निकाल पाएंगे और बहुत ही अच्छा माहौल उनके पक्ष में चल रहा था। मुझे लगता है एक कारण जो हालांकि पार्टी अपने स्तर से समीक्षा करेगी, बैठक करके हम लोग देखेंगे कि भाई हमारी हार का कारण क्या रहा, ये तो हम लोग उसको देखेंगे ही, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो एक मेजर कारण मुझे जो समझ में आता वो जेडीयू के सिंबल को लेकर के रहा, क्योंकि जब वहां पर लोग वोट करने गए तो निश्चित रूप से वहां पर जो जनता दल चुनाव चिन्ह था या एनडीए की हम लोग बात कर रहे थे तो वहां चुनाव चिन्ह को लेकर के बहुत मिसकंसेप्शन ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं थी, क्या आप अपने चुनाव चिन्ह के छाप को जनता के बीच नहीं छोड़ पाए? सवाल ये है, क्योंकि अगर चुनाव चिन्ह पर सवाल है तो मतलब ये है कि जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव चिन्ह को भी जनता तक नहीं पहुंचा पाए। देखिए, चुनाव चिन्ह हमें चुनाव से ठीक 15 दिन पहले पार्टी को मिला था और हम लोगों ने जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ के क्षेत्र में बहुत प्रयास किया कि जन जन तक हमारा चुनाव चिन्ह चला जाए। जमशेदपुर पश्चिम में हमारे साथ एक फायदा ये रहा कि सरयू राय जी पहले भी गैस सिलेंडर से चुनाव लड़ चुके थे जमशेदपुर पूर्वी के सीट से, तो वहां पर वहां की स्थानीय जनता के लिए उनका चुनाव चिन्ह नोन सिंबल था, इसलिए वहां और शहरी मतदाता थे, सभी पढ़े लिखे मतदाता थे, जागरूक मतदाता थे, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ और हमारे प्रत्याशी लगातार जो फर्स्ट राउंड से जिस तरीके से उन्होंने लीड बना करके रखा, अंतिम राउंड तक वो लीड पर रहे और बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। क्योंकि तमाड़ ग्रामीण इलाका है, आदिवासी मतदाता ज्यादा है, महिलाओं की संख्या वहां ज्यादा है मतदाताओं की, वहां पर जरूर मुझे लगता है कि पार्टी से कहीं ना कहीं कमी रह गई। मैया सम्मान का जादू चल गया? नहीं, मैया सम्मान का जादू चलना होता तो वहां जमशेदपुर में भी मैया सम्मान का जादू चल जाता, ऐसा नहीं है। वहां पर मुझे मुख्य कारण मुझे लगता है कि चुनाव चिन्ह का रहा और आने वाले समय में हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या कारण हम लोग से क्या गलती हुई जिस कारण हमें तमाड़ में शिकस्त खानी पड़ी। बिल्कुल, जेडीयू का कहना है कि राजा पीटर एक मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह ऐसा मिला और वक्त कम था, इसलिए जनता के बीच हम अपने चुनाव चिन्ह को नहीं पहुंचा पाए। हालांकि फाइट अच्छी रही थी, मजबूत कांटे की टक्कर देखने को मिली थी तमाड़ में भी। ठीक है, जो चुनाव है तो हार जीत लगा रहता है। हम रुख करते हैं आरजेडी का। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, रोजगार को लेकर बात हो रही थी, हमने उस पर बात की और लगातार भारतीय जनता पार्टी आप पर यह भी आरोप लगाती है कि एक परिवार के सहारे आप चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद अब तीसरा मुद्दा जो यह आता है कि क्राइम कंट्रोल में आरजेडी के लोग विफल रहे हैं। अगर राज्य की बात कर लें तो क्राइम कंट्रोल में पिछली सरकार विफल रही थी, आंकड़े भी बताते हैं। चलिए ठीक है, पिछली सरकार की गलतियों को सुधारा जा सकता है, इस बार भी आप ही की सरकार है, क्या एजेंडा रहेगा, कैसे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि बेहद जरूरी है झारखंड जैसे राज्य में क्राइम कंट्रोल करना। देखिए आयुष जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा कि क्राइम कंट्रोल करने में आरजेडी के लोग असफल रहे, ये शब्द मुझे क्योंकि छत्र नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आरजेडी के लोग असफल रहे, ये बीजेपी का आरोप है। मैंने इस लाइन का शुरुआत में प्रयोग किया। अगर बीजेपी लगा रहा है तो उनको ये शब्दों का ध्यान देना चाहिए। आरजेडी के लोग क्राइम कर रहे थे, कितने लोग आरजेडी के वहां पे पकड़े गए। चतरा में देखिए, मैं चतरा की इसलिए बात कर रहा हूं, चतरा में कई बार ऐसे उग्रवादियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया, सवाल इस पर उठ रहे हैं। देखिए, वो आप ये सवाल से मैं नहीं भाग रहा हूं मैं, लेकिन एक शब्द जो था, अगर भाजपा पूछ रही है शब्द को तो ये शब्द गलत है, इसको मैं खंडन करता हूँ। तो दूसरी बात, देखिए अपराध होते हैं, हुए हैं और ये बहुत बड़ा वो है। मुझे लगता है एक अपराध के साथ साथ एक और में जो युवाओं में एक नया वो है नशे का, ये दो चीजों पर हम भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो विधायक जीते हैं उन सब से ये निवेदन करूंगा, विपक्ष से भी निवेदन करूंगा कि इन सारी चीजें मुद्दों पर भी नीति का निर्धारण करना पड़ेगा और मजबूती से और ताकत लगा करके इन सारी चीजों को बहुत तक हम लोग कंट्रोल करने का कोशिश किए हैं। और ये लोग सवाल पूछते हैं, मणिपुर वाले लोग, जो कि मणिपुर के लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछने का लायक तो नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, बीजेपी का सवाल का तो ये सवाल का तो कतई जवाब नहीं दे रहा।
होगा। दूसरी बात, मुझे मेरे भाई ने पहले तो कहा कि एग्रेसिव ये भी युवा थे और एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये स्टाइल है और झारखंड का युवा ऐसे ही एग्रेसिव होकर के राजनीति करेगा और झारखंड की बातों को सदन तक पहुंचाएगा। और अभी मैं आपके विपक्ष का जवाब दूंगा। और पहले मुझे लगा था कि आपसे मैं कुछ सीख रहा हूं, लेकिन आपने जिस तरह से शब्द का प्रयोग किया था, वो क्या शब्द का एक प्रयोग किया था, मैं उसका, इन्होंने कहा था लूट, और इसके बाद फिर आपने बहुत सारे घोटाला शब्द का इस्तेमाल, घोटाला शब्द का प्रयोग किया था आपने, जो शब्द किया था। और घोटाला शब्द का आपने आरोप लगाया कि उन्होंने इस्तेमाल किया था, उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने घोटाला शब्द मैया सम्मान योजना को लूट का पैसा देना, ये कहना, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपसे मुझे कुछ लूट का पैसा नहीं बोले, लूट का पैसा नहीं, लूट ऐसी बातें मैंने नहीं कही थी। एक स्पष्टीकरण आपकी बात सुन लीजिए। मैया सम्मान योजना के बारे में मैंने कही थी कि बिना कैबिनेट में लाए, बिना रिवाइंड कीजिए, बिना बता देंगे हम, अभी रिवाइंड कीजिए, ये बोले हैं। एक मिनट सुन लीजिएगा तब ना, एक मिनट बोलने दीजिए। मैंने कहा कि बिना नियम बनाए, बिना नीति निर्धारण किए, ठीक चुनाव के 3 महीने पहले बिना घोषणा पत्र में जिक्र नहीं था उनका कोई भी, और इस प्रकार का योजनाओं को लाना ये ठीक नहीं। दूसरी बात, मैंने ये कहा था चुनाव जीतने में, क्योंकि जिस तरीके से इस सरकार में जो विगत हेमंत जी की सरकार थी उसमें लूट हुए थे, भ्रष्टाचार हुए थे, उस लूट के पैसों का दुरुपयोग किया गया था। उस लूट के पैसों का कहा कि जो लूट खसोट हुए थे, उस लूट खसोट के प्रयोग का इस्तेमाल का किया गया, बुरे तरीके से दुरुपयोग किया गया, ये आप सम्मान योजना में बुरी। अरे फिर मैया सम्मान योजना, ठीक है, उन्होंने कहा कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, ये अंदर से उस बात को नहीं कहना चाहते थे, उन्होंने मान लिया इस बात को। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए क्षितिज जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मानने के लिए, आप इस चीजों को माने। और इन्होंने कहा कि ये जेएमएम के पीछे छुप करके 30 मार खा, ये भी शब्द का प्रयोग किया था, 30 मार खा। तो इन सारे शब्दों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे कुछ सीखना चाहिए। दूसरी चीज, हमने आपके क्राइम के लिए आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया कि बहुत सारी क्राइम की जो एक नया एक प्रचलन जो आया है नशा का, अलग अलग प्रकार का नशा आप देख रहे पूरे देश में, वो अलग बात है। अदानी के पोर्ट पे जब्त होता है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है ये नहीं बताते हैं। आयुष जी, हंसी का बात यह है ना कि मैंने सवाल पूछा था कि माननीय प्रधानमंत्री ने झारखंड पे आकर के ये क्यों नहीं कहा कि इतने लोगों को, मैं पहले भी इसी चैनल पे कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा का कोई नेता जो है मुद्दों पर बात नहीं करेगा, ये राज्य को भी बांटने का कोशिश करेगा, ये राज्य को भी हिंदू मुसलमान करने का कोशिश करेगा। और मैं हिंदू मुसलमान क्यों कहूंगा? वक्त की कमी है क्षितिज जी, आखिरी 2 मिनट बचे हुए हैं। हाँ, मैं जल्दी अपनी बात वो कर रहा हूं कि आपको जनता ने ये चीज को एक नसीहत दे रहा हूं कि जनता ने ये बताया है, जनता ये ढूंढ रहा था कि इसमें हमारा अल्पसंख्यक भाई का क्यों नहीं साथ है। हम एक हैं तो सेफ हैं, तब सेफ हैं जबकि ये मुट्ठी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब लोग होंगे। देश मजबूत रहेगा जब एक साथ सब लोग रहेंगे, तब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये बात है, सारे लोग एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, और अब बाहर वाले हम पर अटैक नहीं कर पाएंगे, या फिर जिस तरह से हमें तोड़ना चाहते हैं वो नहीं तोड़ पाएंगे। सबको एक रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, कई आरोप लगे, इस पर जवाब दे दे। 30 सेकंड रमाकांत जी। मैं तुरंत जवाब दे देता हूं। ये विकास के आंकड़े जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें नवोदय स्कूल इतने किए, भाई 60 सालों में आपने ये कि गरीबी का हालत जो स्थिति था और शिक्षा जगत में क्रांति क्यों नहीं आई, और मोदी जी के कार्यकाल में। और जहां पर विकास की बात है, माननीय गडकरी जी तो खुलेआम कहते हैं किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्रियों को, आइए पैसा ले जाइए लेकिन हिसाब दीजिए, विकास करिए। बिल्कुल। और जहां तक आधारभूत संरचनाओं की, इनके कार्यकाल में 3 किलोमीटर एनएच बनते थे, आज 300 बन रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करता। आप देखिए, ये बोल रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बिल्कुल, ये जरूरी है। हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, हम पूरे भारत की माननीय देखिए बीच में बोलते हैं। नहीं बोलना जरूरी है, बीच में क्यों? हिंदू कमी है, बहुत अच्छे से तुष्टिकरण करती है। और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये बात हम ले लेते हैं। नहीं, एक बात मैं कह रहा हूं कि आप एक रहेंगे सेफ रहेंगे। आज अखंड भारत यदि रहना है, बनाना है, तो एक रहना ही है। और जब माननीय विधायक कल की अखंड भारत लेंगे तो वो भी एकता और अखंडता की बात करेंगे। अखंड भारत जातिवाद में और संप्रदायवाद में तोड़ने का काम नहीं करेंगे, आरक्षण नहीं देंगे, साथ रहना ये सब नहीं चलेगा। इस पर भी बातचीत होगी। वक्त की कमी आज रमाकांत जी। सुनील जी, आने वाले 5 साल के सरकार को लेकर और 2,87,000 जो नौकरियां हैं रिक्त पड़े हैं, उनको
और भी 87,000 नौकरियां पड़े हुए हैं, उसे जवाब मांग लीजिए। रमाकांत जी, क्षितिज जी, वक्त नहीं है। एक आखिरी बात आगे बढ़ने वाली सरकार को लेकर, जो आने वाले 28 नवंबर को सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही है। जी देखिए, सरकार बहुत गंभीर है और हमारे साथी लगातार हताश निराश भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये अपने काम के बारे में बताते नहीं है। अखंड भारत आपके द्वारा निर्मित नहीं, अखंड भारत भारतीयों के द्वारा पूर्व में ही निर्मित है। 1947 में अखंड भारत निर्मित हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जब आजादी मिला उसी दिन उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि भारत आजाद नहीं हुआ है। ये भी आपको जानकारी रमाकांत भाई जी होगा। तो आपके कथनी और करनी में कभी एक रूपता रहा ही नहीं है, रहेगा भी नहीं। जनता ने जवाब दिया है। लेकिन आयुष जी, मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं जानता हूं कि सत्ता जो मिला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बहुत, बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जनता ने जिस उम्मीद से आपको सत्ता के शीर्ष पर बिठाया है, उनकी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए। जदयू का रुख कर लेते हैं। एक आखिरी बात, आने वाले 5 साल के सरकार से क्या उम्मीदें होंगी और विपक्ष में जदयू कितनी मजबूती से खड़ा रहेगा? देखिए, एनडीए राज्य की जनता का जो जनादेश आया है उसका सम्मान करती है और हम लोग नई सरकार के लिए हेमंत सोरेन जी को और इंडी अलायंस के सभी गठबंधन के साथियों को बधाई हम लोगों ने दी है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में एनडीए के विधायक जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। बस मेरा एक ही विषय है जो चिंता का विषय है कि राज्य सरकार दोबारा सरकार में आने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं और वो राज्य की कोषागार पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होने वाला है। उसका प्रबंधन राज्य सरकार कैसे करेगी? जनता से अपने वादे पर राज्य सरकार पूर्ण करे, यही हमारी रोजगार पर नजर रहेगी। मैया सम्मान योजना की राशि जो दिसंबर महीने से 2,500 रुपए मिलने वाली थी उस पर नजर रहेगी और साथ ही 10 लाख रोजगार का वादा भी किया गया है। युवा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। युवा वर्ग को इस सरकार से बहुत उम्मीद है। हमें भी उम्मीद है कि सरकार सारे वादों को पूरा करेगी और हमारा राज्य झारखंड, जिसे कुछ लोग गरीब राज्य कहते हैं, हमारा राज्य गरीब नहीं समृद्ध राज्य, लोग गरीब हैं, उनकी भी गरीबी दूर होगी। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हम उनका धन्यवाद कर दें। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी आरजेडी से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ रमाकांत महतो जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और जेडीयू से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार मजबूत नजर आ रही है और जो वादे किए गए हैं उम्मीद है जनता को भी उतनी ही मजबूती से पूरे किए जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।